नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सॉफ्ट स्किल विद गौरव मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज खुले मौसम में छत के ऊपर बैठकर जो मज़ा आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैंने कहा बहुत अच्छा मौसम है, सब लोग अच्छे हैं और मेरे चैनल के ज़रिए आप नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं, मुझे बहुत खुशी है। बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस की प्रशंसा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप यूं ही नियमित मेरे वीडियोस देखते रहिए और लाइफ को चेंज करते रहिए। तो मैं स्वागत करता हूं गौरव उपाध्याय। आज का मेरा सवाल एक छोटा सा सवाल है। बचपन में आप लोगों ने बहुत सारे गैस वाले बलून्स दुकान से ख़रीदे होंगे, बेचने वाले से ख़रीदे होंगे और आपने देखा होगा कि बाई चांस वो बैलून आपके हाथ से छूटता है तो वो आसमान में चला जाता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर बैलून रेड है तो भी आसमान में जाता है, वाइट है तो भी आसमान में चला जाता है, ग्रीन है तो भी चला जाता है। तो एक बात बताइए, अगर बैलून का कलर ब्लैक है तो आसमान में जाएगा या नहीं जाएगा? गैस भरे बैलून की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन उसके बारे में मैं बात करूँगा वीडियो के लास्ट में कि वो बैलून ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एटीट्यूड की, जिसका पहला भाग आप देख चुके हैं। उस पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड होता क्या है एकलव्य के माध्यम से। महाभारत का एग्जाम्पल मैं किसी यहाँ धार्मिक सांप्रदायिक चीज़ों के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा साहित्यिक किताब है जिसके अंदर आपको हर एटीट्यूड का इंसान मिल जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमने अर्जुन की बात की थी। अर्जुन एक अच्छा योद्धा था, लेकिन वर्क विद सुपरविज़न, यानी एक अच्छे ट्रेनर ने उसको सिखाया, इसलिए वो एक अच्छा धनुर्धर बना। दूसरी बात करें, कर्ण की बात करें तो कर्ण ने जितनी भी विद्याएं ली सब चीटिंग से ली, झूठ बोल के ली। हालांकि वो एक सूत पुत्र नहीं था, क्षत्रिय पुत्र था, लेकिन उसे सूत पुत्र पता था, तो उसने कहीं भी ये नहीं बताया कि मैं सूत पुत्र हूँ। उसने परशुराम से विद्याएं ली ब्राह्मण बन के। तो यानी ये चीटिंग हुई, धोखाधड़ी हुई, और उसी की वजह से परशुराम ने उसे श्राप दिया कि तुम जिंदगी में जब भी तुम्हें मेरी विद्याओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तभी आप उनको भूल जाओगे। और तीसरी हम बात कर रहे थे एकलव्य की, जिसका कोई गुरु नहीं था और उसने जाति भी नहीं छुपाई अपने गुरु से। उसने सच बोला कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, उसको डिनाई कर दिया गया। उसके बाद भी उसने सेल्फ मोटिवेशन और आत्मबल की वजह से एक अच्छा धनुर्धर बन पाया। तो ये हमारा पिछला एपिसोड के बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी आप देखना चाहें तो मेरी लाइब्रेरी में जाकर ये पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं वो करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं नज़रिया। नज़रिए का मतलब होता है आप किसी चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और उस दृष्टिकोण से देखने के बाद आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, आप उस पर एक्शन कैसे करते हैं, वो आपका एग्जैक्ट एटीट्यूड होता है। जैसे जिसे बोलते हैं स्पॉन्टेलाइटिस बिहेवियर, यानी तुरंत आप जो बिहेवियर करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपने एक वेटर को ऑर्डर दिया कि प्लीज़ 1 कप टी, 1 कप चाय लाइए। वेटर आपके लिए चाय लेकर आया, लेकिन बाई चांस उसके हाथ से चाय आपके ऊपर गिर गई, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्ट होता है, दैट इज़ योर रियल एटीट्यूड। सेकंड थिंग, अगर आपसे कोई ऐसा काम कहा जाए जो आपने पहले कभी नहीं किया, उसके जो आप रिप्लाइज़ देते हैं, वो रिप्लाइज़ भी आपके एटीट्यूड के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आप लोग मुझे बताइए, कल तक मुझे बताइए कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसकी क्या विधि है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो नहीं पता। कुछ लोग बोल देंगे सर मैं देख के बताता हूँ।
कुछ लोग उस पर काम नहीं करेंगे, कुछ लोग अगले दिन आके बोलेंगे सर मैं भूल गया था, लाइक दिस, इस तरह के आप रिप्लाइज देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नेट पे सर्च करेंगे या गांव में जाकर किसी से पूछेंगे मधुमक्खी पालन कैसा होता है। तो ये भी उसका एटीट्यूड है। एक होता है बच्चू भाई के तांगे में बैठना, इसका मतलब आप काम से बचने की कोशिश करते हैं, यानी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। और एक एटीट्यूड होता है कि आपने किसी काम के बारे में अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल गए, आपने काम की ठान ली, तो वो काम आप किसी भी सूरत में करके रहते हैं। यही एक एटीट्यूड का मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। एटीट्यूड क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, अभी मे बी डे और डे आफ्टर टुमारो, उसमें आपको एटीट्यूड को और भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप पहला मेरा वीडियो 3 पावरफुल वर्ड्स आपने देखा होगा, प्लीज़ सॉरी थैंक यू, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। दूसरा आपने कम्युनिकेशन के बारे में सुना होगा, मैंने उसमें आपको कम्युनिकेशन के तरीके बताए थे। आज मेरा एटीट्यूड का था, इससे पहले भी मैं एक एटीट्यूड एकलव्य के थ्रू एटीट्यूड क्या होता है वो मैंने आपको सिखाया था। और आज जो है मैंने आपको एटीट्यूड के बारे में थोड़ा सा आगे बताया। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी को सुनिएगा और मुझे कंक्लूज़न बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य है, मैं जल्दी सुनाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था, उस राज्य में एक बहुत ही बढ़िया राजा था। उस राज्य में एक बगीचा भी था। उस बगीचे में बहुत सारे बंदर रहते थे। उन बंदरों में एक बुजुर्ग बंदर भी था जो का रेस्पेक्ट के लायक था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए और बंदर रेस्पेक्ट उसका उतना नहीं करते थे। जैसे बुज़ुर्गों की वैल्यू घर में लोग कम करते हैं, इसी तरीके से उसकी वैल्यू थी। उसी बगीचे में एक अस्तबल था। अस्तबल मतलब जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। उस अस्तबल के पास चारागाह था, यानी जहाँ पर जो घोड़ों को खिलाने के लिए सूखी घास रखी जाती थी। उस चारागाह के पास एक केयर टेकर यानी उस गार्डन की रखवाली करने के लिए एक लेडीज़ रहती थी। और वो लेडीज़ के पास एक छोटा सा मेमना था यानी लैम्प था। और रोज़ शाम को वो लेडीज़ जब खाना बनाती थी तो वो मेमना कहीं से आता था और आने के बाद उन रोटियों में अपना मुंह डालता था। और मालन यानी जो उसकी केयर टेकर लेडी थी, वो लेडी जलती हुई लकड़ी चूल्हे में से निकालती थी और उस मेमने को मारती थी। ये सीन रोज़ बंदर देखता था और ये काम रोज़ होते थे। एक दिन बुज़ुर्ग बंदर ने अपने सब कोऑर्डिनेट्स यानी और सब बंदरों से कहा, भैया ऐसा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये जो लेडी है ये रोज़ मेमने को मारती है। मेमने की जो ऊन होती है, जो खाल होती है, उसमें आग लगती है। वो मेमना चारागाह में जाकर अपनी आग बुझाता है और एक दिन ऐसा होगा कि चारागाह में आग लगेगी। चारागाह में आग लगने के बाद घोड़ों के अस्तबल के छप्पर में आग लगेगी, घोड़े जल जाएंगे। जब जल जाएंगे तो वैद्य जी बोलेंगे कि इन घोड़ों को सही करने के लिए बंदरों की चर्बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और राजा हम सभी बंदरों को मरवा देगा। सभी बंदर हंसने लगे उसकी बात में कि बुड्ढा सटिया गया, बुजुर्ग हो गए, इनकी बुद्धि काम नहीं करती वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। ये सारी बात सुनकर बंदर को जब अपमान महसूस हुआ तो वो जंगल को उस गार्डन को छोड़कर जंगल में चला गया। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन मेमने की खाल में आग लगी। उसने जाकर चारागाह में बुझाने की कोशिश करी, चारागाह में भी आग लग गई। चारागाह की आग फैलती फैलती अस्तबल के छप्पर में आग लग गई, घोड़े जल गए। राजा के पास सूचना पहुंची। वैद्य जी ने वही ट्रीटमेंट बताया कि बंदरों को मारकर चर्बी लगा दीजिए, बंदर मारे गए। ये सारी सूचना जो जंगल में बुजुर्ग बंदर गया था उसके पास पहुंची। बंदर बड़ा परेशान था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बड़ा मायूस था। चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंचते ही उसने मुंह धोया अपना। जैसे ही मुंह धोया, उस नदी में से एक बहुत बड़ा राक्षस निकला और राक्षस ने बंदर को मुट्ठी में बंद कर लिया और बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। बंदर को बड़ा योजना सूझी, उसने अपना दिमाग लगाया और बोला कि मुझे खाने से क्या होगा, मुझे खाने का मतलब तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है श्रीमान। मैं आपका इतना बढ़िया लंच का व्यवस्था करवाऊंगा कि आप याद रखेंगे। तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए।
तो राक्षस ने भी सोचा यार इतना सा बंदर है, इसको मैं क्या खाऊंगा, ठीक है चले जाइए। तो बंदर ने एक रिक्वेस्ट और करी कि आपके गले में जो ये सोने का हार है तो प्लीज़ मुझे ये सोने का हार भी दे दीजिए। राक्षस ने उसको दे दिया। जब दे दिया तो वो दौड़ता दौड़ता वापस से पहुंचा अपने दरबार में, जो जहाँ पे गार्डन था। जब गार्डन था तो सैनिकों ने देखा कि भाई ये तो पुराना बंदर है, ये कहाँ से आ गया, इसके गले में इतना सारा सोना कहाँ से आया, इसने इसका मतलब राजकोष में से सोना चुराया है। उसको पकड़ के राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा बंदर ये कहाँ से तुमने चुराया है। बंदर ने बोला महाराज घबराइए मत, मैं आपको भी इतना ही सारा सोना दिलवाऊंगा। राजा ने पूछा कैसे। मैंने जंगल में तपस्या की तो मुझे वरदान मिला कि अमावस्या की रात को एक नदी है, उस नदी में जब कोई स्नान करता है तो उसके गले में ढेर सारा सोना आ जाता है। राजा बड़ा व्याकुल हुआ, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और उस नदी की ओर जाने लगा। लेकिन बंदर ने कहा महाराज आप तो बड़े स्वार्थी हैं, आप अकेले ही इतने सारे सोने का आनंद लेना चाहते हैं, क्यों नहीं अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने रिश्तेदार, अपने मामा, बुआ, फूफा सभी को बुला लीजिए, उन सबको ही हम लोग ये दिलवाएंगे। राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सबको बुलाइए। सब लोग आ गए, सब लोग जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए अमावस्या की रात को तो वो सारे के सारे नदी में स्नान करने गए। लेकिन बंदर ने राजा को रोक लिया कि महाराज आप और मैं तो बुजुर्ग हैं, हमें तो सबसे अंत में जाना चाहिए, पहले इन लोगों को जाने दीजिए। सारे लोग जैसे ही नदी में गए राक्षस ने उनको सबको खा लिया। और खाने के बाद बहुत देर हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, रात के 2 बज गए। तो राजा ने कहा कि बानर अभी तो रात के 2 बज गए, क्यों नहीं आए अभी तक बाहर। तो बंदर ने कहा महाराज इतने सारे लोग हैं, वक्त तो लगता है ना एक एक के गले में हार पहनाने में। उसके बाद सुबह के 4 बज गए, तब बंदर ने अपने सारे राज खोले कि महाराज जिस तरीके से आपने मेरे वंश को समाप्त कर दिया, मैंने भी आपके वंश को उसी तरीके से समाप्त कर दिया। बंदर राजा बहुत पछताया, बहुत रोया, लेकिन अब क्या करना था, हाथ से रेत निकल चुकी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी पंचतंत्र बुक से ली गई है। और याद रखिएगा कि इस कहानी में जो भी चीज़ें हैं उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो इसको दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि आपको जवाब देने हैं 3 सवालों के। नंबर 1, इस कहानी में इतना बड़ा जो कांड हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। नंबर 2, इस कहानी में सबसे दिमाग वाला व्यक्ति कौन कौन है। और नंबर 3, अगर आप राजा होते तो क्या करते। इन तीनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं आपके लिए एटीट्यूड से रिलेटेड और अच्छी कहानियाँ लाकर मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो तक नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों याद रखिएगा मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के घर में बच्चों को दिखाइए ये वीडियो, ताकि उनके अंदर भी प्रेरणा, संस्कृति, परंपरा, रिवाज और रेस्पेक्ट पैदा हो। इस ठीक है। और लास्ट क्या कहना था, अब मैं वही कहूँ जो सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अभी अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, क्योंकि आप अगर कमेंट में अच्छाई या बुराइयाँ लिखेंगे तो उसी तरीके से मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। मेरी प्रेजेंटेशन जो है उसको और ज़्यादा अच्छा करूँगा, और अच्छे एग्जाम्पल्स लाने की कोशिश करूँगा, और अच्छा स्टडी मटेरियल मेरे वीडियो में ऐड करूँगा। थैंक यू सो मच। अलविदा, शब्बा खैर, बाय।